अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 और एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उससे पहले कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आज हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई भी ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें ये इक्वल का साइन आ जाए उसे हम इक्वेशन कहेंगे। जहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं होगा उसे हम इक्वेशन नहीं कहते, उसे हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, इट मीन्स ये इक्वेशन है। इस एक्सप्रेशन में भी इक्वल लिखा हुआ है, इट मीन्स ये भी एक इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, ये भी एक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर इस इक्वल के साइन को ख़त्म कर दूँ तो अब ये इक्वेशन नहीं है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रह गया। तो हमारे सामने ये डिफरेंट इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब हम देखेंगे इन इक्वेशंस में कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, वो टर्म्स कौन सी हैं उन्हें हम देखते हैं। इक्वेशन में वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन में कोफिशिएंट किसे कहते हैं, इक्वेशन में कांस्टेंट क्या होता है। हम तीन चीज़ें सीखेंगे, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। तो जी सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर। तो आपको इस इक्वेशन में एक अननोन नज़र आ रहा है, एक्स वाई जी, इन्हें ही वेरिएबल्स कहते हैं। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसे ही वेरिएबल कहते हैं। इस इक्वेशन में एक्स एक वेरिएबल है। इस इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर और एक्स नज़र आ रहा है, ये एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर उसका स्क्वायर है। यहाँ पे आपको एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब तीन टर्म्स नज़र आ रही हैं जिनमें एक्स है। और इक्वेशन में देखें तो ये एक ही वेरिएबल है एक्स, जो तीन जगह पर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी एक्स वेरिएबल होगा। तो ये एक्स की जगह वाई जी और भी हो सकते हैं, तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब कोफिशिएंट किसे कहते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये आपको एक्स नज़र आ रहा है, एक्स के साथ एक नंबर 3 लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ आपको एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 4 है। इस टर्म में अगर देखें तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो जहाँ पे कुछ लिखा हुआ नज़र ना आ रहा, इट मीन्स वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कंसीडर करेंगे हम। 1 को अमूमन लिखते नहीं हैं लेकिन हम समझते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। इधर एक्स स्क्वायर के साथ 25 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 25 हो गया। इस तरह अब कोफिशिएंट की बात की, अब हम करेंगे कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट भी एक नंबर होता है और इसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा होता। जैसे ये 3 भी एक नंबर है, 7 भी एक नंबर है, लेकिन 3 के साथ x लिखा हुआ है, इस वजह से 3 एक कोफिशिएंट बन गया। यहाँ पे हमें 7 नज़र आ रहा है, ये जो 7 है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, कुछ इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे ये कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे 2, 4, 9, ये 2 और 4 तो वेरिएबल हैं, क्यों, सॉरी 2 और 4 तो कोफिशिएंट्स हैं, क्यों, इनके साथ x लिखा हुआ है। और कांस्टेंट क्या बनेगा, 9। 9 को हमने क्यों कांस्टेंट कहा, क्योंकि इसके साथ ना x ना एक्स स्क्वायर, कोई भी x वाली टर्म नहीं होती। तो तीन चीज़ें हमने सीखी इक्वेशन में, वेरिएबल उसका क्या है इक्वेशन में, कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। अब हम आएंगे वेरिएबल की पावर की तरफ, ताकत, वेरिएबल की पावर। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में ये वेरिएबल नज़र आ रहा है और इसकी एक पावर होगी। अब यहाँ पे तो कोई पावर नज़र नहीं आ रही, चलें इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक वेरिएबल है हमारे पास और इसकी ये पावर, ऊपर ये जो लिखा होता है इसे उसका पावर कहते हैं वेरिएबल की। तो यहाँ पे उसकी पावर जो है वो 2 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है 3 है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर हमें नज़र क्या आ रही है, 2। तो इसमें अब
इसे देखते हैं, ये भी तो एक वेरिएबल ही है, लेकिन इस वेरिएबल की पावर नज़र नहीं आ रही, तो जहाँ पे कुछ पावर लिखी हुई नज़र नहीं आएगी हम कंसीडर करेंगे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 होगी। अब यहाँ पे भी x की पावर 1 होगी, यहाँ पे भी x की पावर 1 होगी, तो ये वेरिएबल की पावर होती है। अब हम आते हैं इक्वेशंस की टाइप्स की तरफ। इक्वेशंस की कौन कौन सी टाइप्स होंगी, तो अभी हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो जस्ट हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन किसे कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इसी पे ही हमारा फोकस होगा, लेकिन हम साथ लीनियर इक्वेशन को भी डिस्कस कर लेंगे और थोड़ी सी हायर पावर्स को भी। अब ये पहली इक्वेशन देखें, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही इक्वेशन की डिग्री बन जाती है। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मैं कहूँगा ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। क्यों ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर थी वो 1 है। अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो जो सबसे बड़ी पावर लेनी है, ये छोटी पावर नहीं अब हमने कंसीडर करनी है, x की पावर 1 नहीं कंसीडर करेंगे, x की पावर 2 ही हम देखेंगे। तो इस इक्वेशन में जो x की सबसे बड़ी पावर है वो हमें 2 नज़र आ रही है, तो इसकी पावर 2 है, इस वजह से हम कहेंगे ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये इक्वेशन है सेकंड डिग्री। अब इस इक्वेशन में देखें, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो है स्टूडेंट्स 3। तो इस वजह से सबसे बड़ी पावर 3 होने की वजह से इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है। थर्ड 3 से थर्ड डिग्री इक्वेशन। ये थर्ड डिग्री से मुराद को थर्ड क्लास इक्वेशन नहीं है, ये उसकी पावर की वजह से उसे नाम मिला है। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर वो 2 है, और 2 को हम कहेंगे ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हम कहेंगे ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है। x की पावर बड़ी 2 है, तो इसे हम कहेंगे ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब हमने देख लिया सेकंड डिग्री इक्वेशन किसे कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो उसे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। x की पावर 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहां पर x की पावर 1 हो जाए। तो यही जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसका दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन को ही कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं अब एक सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल यानी अननोन की पावर, हाईएस्ट पावर जो है सबसे बड़ी पावर, वो 2 हो, 2 से बड़ी पावर नहीं हो सकती। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन या वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो इसके बाद अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। ये इक्वेशन लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने जस्ट ये लाइन अगर लिख दें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये लाइन जो है डेफिनेशन में ये कंपलसरी है, ये लाजमी लिखनी है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। तो अभी हम सीखेंगे a नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा और a b c आर रियल नंबर्स, इसका क्या मीनिंग होंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं a b c आर रियल नंबर्स। इट मीन्स ये है कि a b और c इन तीनों की वैल्यूज जो आएंगी वो रियल नंबर्स में से आएंगी।
ए बी सी को वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी? रियल नंबर्स में से। अब आपको पता है रियल नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, एओर्टा वाले नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे ही आपके पास रियल नंबर्स हैं। 2, 3, 4, 5, -7, -28, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो ए बी सी अपनी वैल्यूज़ कहाँ से लेके आएंगे? रियल नंबर्स में से लेके आएंगे। अब हम सपोज करते हैं कि ए को वैल्यू मिल गई 2, बी को रियल नंबर्स में से वैल्यू मिल गई 7, सी को रियल नंबर में से वैल्यू मिल गई -2। तो अब ये ए के लिए 2, बी के लिए 7 और सी के लिए -2। ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2x² + 7x -2 = 0। ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। तो ए बी सी की वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? रियल नंबर्स में से आती हैं। अब रियल नंबर्स में ज़ीरो भी मौजूद है, यहाँ पे कहीं ज़ीरो भी पड़ा होगा। 1, 2, -3 ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो यहीं पे कहीं ज़ीरो भी होगा। अब हो सकता है ए के हिस्से में ज़ीरो आ जाए, ए को वैल्यू ज़ीरो मिल जाए। अगर ए के हिस्से में ज़ीरो आ गया तो यहाँ पे 2 की बजाय हम लिख देंगे जी ए को वैल्यू मिली है 0। ज़ीरो भी एक रियल नंबर है, ये भी मिल सकता है। तो अगर ए को 0 वैल्यू मिली, बी को 7 और सी को -2, तो फिर क्या होगा? ए की जगह हम लिख देंगे उसकी वैल्यू 0, बी की जगह 7, सी की जगह -2। अब आपको पता है 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसे भी 0 बना देगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0x² से 0 + 7x -2 = 0। 0 + 7x ये हमारे पास 7x ही रहेगा, -2 = 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और यहाँ पे देखें, यहाँ पे x² वाली टर्म तो मौजूद ही नहीं है। x की हाईएस्ट पावर जो 2 होनी है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे। यहाँ पे तो टर्म रहेगी x की पावर 1, और x की पावर 1 जो है ये हमें पता है ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो अब ये बात है कि ए बी सी की वैल्यूज़ रियल नंबर्स में से आनी है, और अगर ए को 0 मिल गया तो इट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये कंडीशन लगा दिया है कि भाई ए को कोई भी वैल्यू रियल नंबर्स में से मिल सकती है, लेकिन ए को 0 नहीं देना। ए को 0 की वैल्यू नहीं मिलेगी, ए की जगह पर 0 नहीं आ सकता। 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर आ सकता है। क्यों? अगर ए की जगह 0 आ गया तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, वो एक लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। अब हम देखेंगे कि अगर बी की वैल्यू 0 कर दें तो फिर क्या होगा हमारे पास? इस दफ़ा हम सपोज करते हैं रियल नंबर्स में से ए बी सी को कुछ वैल्यूज़ मिली। ए जो है उसे 4 मिल गया, बी को 0 मिल गया, सी को 7 मिल गया। तो अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे। ए की जगह मैंने लिख दिया 4x² + बी की जगह 0x + सी की जगह 7 = 0। अब ये भी 0x के साथ मल्टीप्लाई होकर इसे 0 कर देगा, आपके पास आ जाएगा 4x² + 0 + 7 = 0। 4x² 0 + 7 7 ही रहेगा = 0। अब इस इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन में हमारे पास x की टर्म खत्म हो गई, x रहा ही नहीं है। b 0 होने की वजह से x ही खत्म हो गया। यहाँ पे आपको x² नज़र आ रहा है, आपको 7 कांस्टेंट टर्म नज़र आ रही है, x वाली कोई टर्म नज़र नहीं आ रही। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 तो मौजूद हो लेकिन x वाली टर्म ख़त्म हो जाए, तो इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसी इक्वेशन जिसमें x ख़त्म हो जाए उसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जनरल फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन की। तो हम एग्जांपल लेते हैं कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो जनरल फॉर्म में नहीं होती। लेट्स सपोज 4x² - 3 = 7x। इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, x की पावर 2 है, लेकिन इसमें आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले x² वाली टर्म आएगी, उसके बाद प्लस का साइन या माइनस का साइन होगा, फिर x वाली टर्म होगी,
और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म और उसके आगे इक्वल और इक्वल के बाद ज़ीरो। तो जब तक ये हमारी सारी टर्म्स ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगी और इस आर्डर में नहीं होंगी तो हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे देखें 4x² आ गया हमारे पास, उसके बाद x वाली टर्म आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 4x², इस साइड पे प्लस 7x है, इधर ले आए तो ये -7x हो जाएगा और ये -3 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। तो ये है जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम a को 0 करें तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में चेंज हो जाएगी, अगर b को 0 के इक्वल रखें तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अब ये मैंने सॉल्व कर दिया। इससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था इस इक्वेशन को। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x -3 से होगा। पहली टर्म को इन दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x को -3 से। तो हमारे पास आ गया x², फिर x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, 7 को x से मल्टीप्लाई कर दिया 7x, फिर 7 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -21। x² अपनी जगह पर ही, -3x और +7x सॉल्व किया +4x, -21 एज इट इज़ रहा, +7 जो है वो दूसरी साइड से इधर लेके आ गए तो वो हमारे पास -7 बन गया। x² + 4x -21 और -7, ये -28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की टर्म ख़त्म नहीं हुई, तो ये सिंपल हम इसे लिखेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। अब पहले तो हम एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट, एलसीएम कैसे लेंगे, ये नीचे वाली जो आपको दोनों टर्म नज़र आ रही हैं 3 और 7, इनको मल्टीप्लाई करके हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। 3 × 7 हमारे पास आंसर 21 आ गया, वो नीचे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 7 इस टर्म के नीचे है 7, ये इस वैल्यू से आगे मल्टीप्लाई होगा x² + 4 से, और ये जो 3 है ये x के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन अपनी जगह पर ही रहेगा। तो 7 को हमने x² + 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन कर ली, 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 7x² + 28 -3x एज इट इज़ होगा। अब 21 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमें नज़र आ रहा है 1 × 21। अब इस स्टेप में हमने क्या किया, 7x² एज इट इज़ लिखा, इसको ऑर्डर बेटर कर लिया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ आ जाए। तो ये -3x 7x² से ज़रा दूर था तो उस टर्म को मैंने करीब करके लिख दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। -3x पहले लिख दिया और 28 को ज़रा पीछे भेज दिया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। 7x² -3x², 28। अब ये 21 दूसरी साइड से इधर आएगा तो ये -21 हो जाएगा। 28 में से 21 माइनस हो गया तो हमारे पास 7x² -3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी x की टर्म मौजूद है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, अब थर्ड पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मेथड कैसे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, x + 1 और x, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो x + 1 और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस फ्रैक्शन के नीचे हमें x नज़र आ रहा है, ये वैल्यू जाके दूसरी फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी। ये x इधर मल्टीप्लाई होगा और ये x + 1 इस x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा। तो जब x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x² हमारे पास बन जाएगा। जब x + 1 और x + 1 मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास x + 1² बन गया। अब x² एज इट इज़। अब x + 1 का स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, x² + 2x + 1। अगर किसी को नहीं समझ आ रही कि x + 1 से ये टर्म कैसे आ गई, तो आप यहाँ पे देखें, ये a + b होल स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है।
ए प्लस बी होल स्केयर इसका फार्मूला है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस 1 होल स्केयर पे। तो हमारे पास ए स्केयर प्लस 2ab, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1 है, फिर बी स्केयर। तो ये ए प्लस बी होल स्केयर से हमने ये एक्स प्लस 1 होल स्केयर को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी एक्स प्लस 1 का होल स्केयर, और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स और एक्स स्केयर और एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स आ गया। अब इस स्टेप में हमने क्या किया, एक्स स्केयर और एक्स स्केयर ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्केयर प्लस 2x एज इट इज़ प्लस 1 भी एज इट इज़। अब एक्स स्केयर प्लस एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाके ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये इस साइड पे आके 6 से मल्टीप्लाई हो गए। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज़ लिखा गया। ये 6x स्केयर प्लस 6x इक्वेशन के दूसरी साइड से उठा के हम इसे इस साइड पे ले आए, तो ये प्लस 6x स्केयर की जगह माइनस 6x बन जाएगा, प्लस 6x की जगह माइनस 6x बन जाएगा। जब इक्वेशन से हम एक साइड से दूसरी साइड पे वैल्यू लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब 2x स्केयर और माइनस 6x स्केयर ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 4x स्केयर। इसी तरह 2x और माइनस 6x स्केयर ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 4x प्लस 1 एज इट इज़। अगर हम इस इक्वेशन को भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास x वाली टर्म मौजूद है अभी, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करेंगे। अब ये आपको एक्सप्रेशन क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये 2 फ्रैक्शंस में हैं टर्म्स और ये +4। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो इस +4 को दूसरी साइड पे भेज दे ताकि हमें एलसीएम वगैरह लेने में आसानी रहे। तो +4 उधर जाकर -4 हो गया। अब यहाँ पे उसी तरीके से एलसीएम लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और x - 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो x - 2 जब x - 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो x - 2 का स्केयर बन गया। अब नेक्स्ट एज इट इज़ हमें x को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब x - 2 का स्केयर ओपन कर दिया। जब x - 2 का स्केयर ओपन कर दिया तो उसके बावजूद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं। तो ये ब्रैकेट्स अभी मैंने क्यों रखी हैं, ये स्केयर के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इस वजह से अभी हमने ये ब्रैकेट्स रखी हैं स्केयर ओपन करने के बावजूद, क्योंकि जब हम ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो ये स्केयर का साइन जो है ये इन साइंस को ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा चेंज करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने इस स्टेप में अब ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो एक्स स्केयर प्लस का है माइनस एक्स स्केयर हो चुका है, -4x है तो ये +4x हो चुका है, +4 है तो -4। अब इसके नीचे ये जो एक्स स्केयर प्लस 2x है ये किधर चला गया, ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक्स स्केयर पॉजिटिव है और ये एक्स स्केयर नेगेटिव है, तो ये तो एक दूसरे से स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो गए। +4x और +4x ये हमारे पास बन जाएगा 8x और -4 एज इट इज़। ये 4x और 4x इकट्ठा करने से 8x बन गया, -4 एज इट इज़। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्केयर और -8x। अब नेक्स्ट इधर आ जाइए। अब मैंने नहीं उस वहाँ पे क्या किया हुआ 8x - 4 एज इट इज़ लिखा, लेकिन ये जो दूसरी साइड पे वैल्यूज़ थी उनको भी उठा के मैं इसी साइड पे ले आया। तो उधर +4x स्केयर था, इधर आके -4x स्केयर बन गया, उस साइड पे -8x था, इधर आके +8x बन गया। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, तो एक्स स्केयर वाली जो टर्म्स है उनको पहले लिखेंगे, उसके बाद 8x और 8x ये बन गया 16x, एक्स वाली टर्म आ गई, फिर -4। आप यहीं पे भी तो छोड़ दे तो ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन वो जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना आप कर दें तो बेटर है। अब यहाँ पे -4 इस सारी इक्वेशन में कॉमन है, तो मैंने इस सारी इक्वेशन में से -4 कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स आपको पता है जब आप नेगेटिव वैल्यू कॉमन लेते हैं तो बाकी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये एक्स स्केयर के साथ माइनस था, ब्रैकेट में प्लस रह गया, 16 के साथ प्लस था, 4 कॉमन लेने के बाद प्लस से माइनस बन गया, माइनस से प्लस बन गया। जब हम नेगेटिव वैल्यू कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में साइन चेंज भी हो जाते हैं। अब ये -4 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही रहेगा।
तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई और इसमें भी एक्स मौजूद है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हमें कहीं पे भी कोई अभी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई, तो हमारी कोशिश होगी कि हम ढूंढें। अब हम 6 पार्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा और ये मैं मल्टीप्लिकेशन तो स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उसके बावजूद ब्रैकेट्स को रहने दूंगा। जब ये x + 4 और x - 4 इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो उसके बावजूद ये ब्रैकेट्स को रहने देना है, ब्रैकेट्स नहीं ख़त्म करनी, इन ब्रैकेट्स के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है। रीज़न क्या है कि ये बाहर माइनस का साइन है, इसने बाद में फिर साइन चेंज करने होंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दी, एज इट इज़ लिखा रहने दिया गया, माइनस की जगह माइनस ही आया। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, x² - 5x और +4x, इससे हमारे पास -x आ गया, -20 को वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे ये मैं ब्रैकेट्स ख़त्म करूँगा और ये डिनोमिनेटर जो यहाँ पे x² + 4x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर दी और इसे उधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ब्रैकेट्स ओपन की तो यहाँ पे देखें ये +x² है और ये -x² है, तो ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, +x² और -x²। तो +3x और 1x ये हमारे पास 4x बन जाएगा। ये 4x यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे और हमारे पास क्या बचा था 20, तो वो 20 भी यहाँ पर लिख दिया गया। 1 को मल्टीप्लाई किया तो x² + 4x एज इट इज़। अब इन सारी टर्म्स को उठा के हमने एक तरफ ले आए क्योंकि 0 के इक्वल करना है। तो 4x और -4x ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये +4x और ये -4x, ये +4x इस साइड पर आके -4x बना था। अब बाकी हमारे पास रह जाएगा 20 और -x²। तो x² को पहले लिख लिया, -x² को +20 को बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। ये -1 क्यों कॉमन लिया हमने स्टूडेंट्स, अमूमन हम यहाँ पे जो यूनिट 1 पढ़ेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे x² का कोफिशिएंट अमूमन पॉजिटिव आता है, नेगेटिव में नहीं चलता है। x² का कोफिशिएंट अमूमन पॉजिटिव आता है, तो या पॉजिटिव ही रखते हैं। तो माइनस नेगेटिव आ जाए तो इससे कोई गलती नहीं हो जाएगी, लेकिन बुक का स्टाइल है तो हम भी x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही रखेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया। जब -1 कॉमन ले लिया तो +20 -20 में चेंज हो गया, -1 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 0 से और ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास x² -20 = 0। तो स्टूडेंट्स हम कामयाब हो गए कि हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, इसमें आप देखें तो x वाली टर्म ख़त्म हो चुकी है, तो ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब हम 6 पार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 का। उसी तरीके से पहले इसका एलसीएम लिया हमने। एलसीएम किस तरह लेते हैं, इन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिख देंगे। फिर x + 3 जो है ये x + 1 से मल्टीप्लाई होगा और x + 2 जो है वो x + 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने लिख लिया, x + 3 जो है x + 1 से और x + 2 ये x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x + 2 का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, x² और x² को इकट्ठा करके हमारे पास 2x² आ गया, x और 3x 4x और ये 4x हमारे पास 8x बन गया, 3 + 4 7। इसी तरह नीचे वाले एक्सप्रेशन को भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 12 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली साइड पे 2x² + 8x + 7 के साथ। इसी तरह ये x² + 5x + 6 इधर डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये आप देख रहे हैं 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये x² + 5x दूसरी साइड पर जाके 25 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों साइड्स पे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं।
अब हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं सबको उठा के हम इक्वेशन के इस लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। प्लस 25x² है इधर आके माइनस 25x², प्लस 125x है इधर आके माइनस 125x, और 150 इस साइड पे आके माइनस 150। अब सिंप्लीफाई हम कर लेंगे इसे 24x² और माइनस 25x², 24x² और माइनस 25x², इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर माइनस x² आ गया। अब नेक्स्ट है x वाली टर्म्स को हम देखेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 96x और यहाँ पे माइनस 125x। अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर माइनस 29x आ गया। अब ये कांस्टेंट टर्म्स की बारी है 84 और यहाँ पे माइनस 150, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर माइनस 66 आ गया। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये सारी टर्म्स हमारी माइनस में है, x² के साथ भी माइनस है। तो वही बात आपको बताई थी कि हमारी बुक में ये स्टाइल आ रहा है कि x² जो है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सारी टर्म में से -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन ले लिया तो सारी नेगेटिव टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव बन गई। ये -1 दूसरी साइड पर जाके 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास x² प्लस 29x प्लस 66, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इक्वेशन की। और यहाँ पे देखें x की टर्म मौजूद है, इस वजह से हम इसे कहेंगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सारे क्वेश्चंस में हमें एक प्योर क्वाड्रेटिक मिला और बाकी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिली। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर ख़त्म हुई स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 1 ख़त्म हो गया एक्सरसाइज 1.1 का, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।